इस सभा में उपस्थित बिहार विद्यापीठ के मंत्री राणा अवधेश जी, निदेशक मित्रा जी, प्रमोद जी और आज हमारे बीच आए स्पैरो के मिशन के स्पैरो मिशन करते हैं, पता नहीं आप लोग बहुत उन्होंने मिशन बनाया है स्पैरो को। हमारे यहाँ आज भी है संजय जी और इसके सभी भाग। आज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये वर्ल्ड स्पैरो डे हम लोग मना रहे हैं और इस अवसर पर एक जो स्पैरो वॉरियर्स करते हैं लोग अपने आप को, बहुत ही बढ़िया नाम लगा मुझे कि लोग अपने आप को एक योद्धा घोषित किए हुए हैं। योद्धा, स्पैरो से युद्ध करने की जरूरत नहीं है, स्पैरो के साथ हमको स्नेह करने की जरूरत है, प्रेम कर। पता नहीं ये इधर कैसे अचानक यह गायब हो गया, यह हम लोग को पता नहीं चला। जैसे ही हम लोग बढ़ते चले गए और अचानक जब हम लोग की नींद खुली तो लगता है कि एकदम स्पैरो गायब ही हो गया। इसके लिए मुझे याद है हम लोग के घर में लोग जब खाना खाते थे तो अंत में थोड़ा सा खाना छोड़ देते थे पक्षियों के लिए। एक परंपरा थी हमारे यहाँ, देखिएगा पुरानी परंपरा है, श्लोक भी है। नॉर्मली उस श्लोक को लिखवा के रखवाता हूँ, आपके यहाँ भी उस श्लोक को लिख करके रखने की जरूरत है, जिसमें यह दिया हुआ है कि जो हम लोगों का अनाज होता था, जो हमारा अनाज उगता है, उसका वितरण कैसे होता है, कभी ध्यान नहीं दिया होगा हम लोगों ने। ये हमारे ध्यान दिया। उन्होंने देखिएगा कि हमारा जो इसका जो अगर धान का देखिए पौधा, देखिएगा धान का पौधा का पर सभी प्रकृति का एक अंश होता है। और इवन जो हम खाना बनाते हैं तो इसलिए पहला खाना और पहली रोटी हम लोग गाय को ही देते हैं, गाय को देते हैं। अंतिम आते आते हम लोग सभी पक्षियों को देते हैं, बीच का खाना हम लोग खाते हैं। और यह लोग, यह सिर्फ उसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं देखता था कि गांव में लोग इसको उनके जीवन का यह अंग है। इसीलिए बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारे कविताओं में आप देखेंगे कि गौरैया वगैरह के संबंध में बहुत ही विस्तार से बातें कही गई हैं, उनके संबंध में बहुत बातें कही गई हैं। तो ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। लेकिन एक विचित्र बात है कि जिस चीज को हम राज्य के साथ जोड़ देते हैं, राज्य पक्षी जब से घोषित हो गया तब से ना दिखता है। यह राज्य पक्षी का पहला काम ये होना चाहिए था। जिस चीज को हम लोगों ने राज्य शब्द लगाया ना, सब गायब हो जाता है, कहीं नहीं दिखता है। राज्य जो पशु है, राज्य जो नेशनल एनिमल है, वो भी कहीं नहीं दिखेगा, उसका खोजना पड़ता है, उसको कहाँ है। तो हम लोग कैसे संरक्षित करें, इस पर मेरे बहुत स्पष्ट विचार हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं जानवरों के साथ बहुत नज़दीक रहा हूँ और उनके बारे में चिंतित रहा हूँ। एक एक्ट बना था हम लोग के यहाँ, जानवरों को अलग नहीं समझा जाता था। हम लोग जानवर जितने भी हैं हमारे यहाँ, देखिएगा वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते थे। इसलिए जब तक हमने उनको अभिन्न अंग माना है तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब से उसको हम लोगों ने एक अलग, देखिएगा आप क्लास 1, क्योंकि सभी लोग शिक्षक हैं यहाँ पर और या शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग क्लास 1 का विज्ञान पढ़ाई देखिएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। आप पढ़ाते क्या है, पहला चैप्टर है आपका सजीव और निर्जीव। मतलब एक ग्रुप है जो सजीव है धरती पर, एक ग्रुप है जो कि निर्जीव है। दूसरा पढ़ाते हैं कौन हमें क्या देता है। मतलब आदमी का काम है बाकी सबसे लेना और सबका काम है आदमी को देना। मतलब यही हम दृष्टि लोगों को दे रहे हैं। जबकि अगर जो हमारा जो पौराणिक ग्रंथ सब है उसको पढ़िएगा तो उसमें पूरी प्रकृति को 3 भाग में बांटा गया है। अंडज, बीजज और स्वेदज, 3 भाग में। या तो कोई अंडा से आएगा, बीज से आएगा,
स्वेदज माने तो क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टल से ग्रो होगा, स्वेदज का। तो वहां पर डिफरेंशिएट नहीं किया गया, सभी में एक ही सिद्धांत लगाया गया। हम जैसा से हमको कहा गया कि हम पार्ट है पूरे जो प्रकृति के अंग हैं, हम लोग प्रकृति के नियंता नहीं है। जो दृष्टि आई वेस्ट से, उसमें कहा गया कि जो आदमी है वह नियंता है, आदमी ही डिटरमिन करेगा कि क्या होगा। और इसीलिए हम लोगों ने प्रकृति के सभी चीजों पर नियंत्रण करना शुरू किया। कभी नदी को बांध दिया, तो कभी पहाड़ को तोड़ दिया, कभी समुद्र को बांध दिया, जिसको जो मन में आया। तो क्योंकि हमने सोचा कि हम नियंता हैं, उसी का अभी रिएक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं, तब हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ रही है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीं, ये सब में हमको गौरैया के बहाने मुझको लगता है उन सभी चीज़ों पर आपको चर्चा करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो प्रकृति को सो कॉल्ड सस्टेनेबल बनाते हैं। ये सस्टेनेबिलिटी का ही इशू है कि आज गौरैया हमारे बीच से गायब हो रहा है। और जहाँ जाते हैं, मैं तो रोज सुबह टहलने जब जाता हूँ, संयोग से मेरे कैंपस में काफ़ी पेड़ है और मेरा भाई बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। वो मतलब मुझे लगता है उसके फेसबुक पर आप जाएंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पटना में कितनी तरह की पक्षियाँ आते हैं, जिसका उसने फोटो दिया है। अब बहुत ही सुंदर, मैं उसके फोटो से ही, मुझे फोटो खींचने का शौक नहीं होना जितना उसे है, तो वो उसके फोटो को ही देख करके मैं देखता हूँ। और ये इतना अच्छा लगता है कि अगर आपके अगल बगल जानवर हो। तो आज जब हम लोग गौरैया की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग गौरैया के बहाने फिर उन सभी चीज़ों को एक बार फिर से मूल्यांकन करें जो हमें तात्कालिक सुख तो दे रहा है, लेकिन हम अगले जनरेशन के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करने जा रहे हैं। तो मेरा एक अभिमत है और मैं मानता हूँ कि हम लोग को इस सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। एक विशेष चीज़ पर मैं विचार करने के लिए कहूँगा। हमारी जो ये हुई है, प्रगति हो रही है, जो कॉल प्रगति हो रही है, वो हमें और भी या तो मार्जिनलाइज कर रही है या प्रकृति से दूर कर रही है। उदाहरण देता हूँ, तो इसे समझ जाइएगा। हमारे यहाँ जितने भी बड़े ऋषि मुनि होते थे, वो क्या करते थे? बड़े ऋषि मुनि शहर छोड़ करके देहात में, जंगल में जाते थे, कपड़ा छोड़ देते थे, बिना कपड़ा के रहते थे, वो मिनिमम नीड्स की तरफ जाते थे। इसीलिए उनको इतनी प्रतिष्ठा भी मिलती थी। चाणक्य छोड़ करके, चाणक्य को तो रहना चाहिए था यहाँ पर, ये उनकी राजधानी थी, उनके चेले की राजधानी थी यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं रहे, वो चले गए अपने झोपड़ी में ही रहने। ये सभी लोग, जितने भी लोग थे, यहाँ पर छोड़ करके जंगलों में जाते थे और अपना नीड्स कम कर देते थे। अंग्रेजों वहाँ क्या था, वेस्ट में क्या था कि जो जितना विद्वान होता था, उतना पैसा कमाता था, उतना बड़ा घर रहता था, वो उतना अधिक प्रकृति का दोहन करता था। ये दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा गैप दिखेगा, दोनों के दृष्टि में अंतर था। इसलिए हम सस्टेनेबल रह गए। कहते ना, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसीलिए हमारी हस्ती कभी नहीं मिटती है, क्योंकि हम जो जितना बड़ा यहाँ होता है वो उतना प्रकृति के करीब जाता है, वो प्रकृति का कम दोहन करता है, वो उसके नीड्स कम हो जाते हैं। इसलिए गांधी जी देखिएगा, गांधी जी ने अपना कपड़ा छोड़ दिया, कपड़ा कम पहनने लगे, अपना नीड्स कम कर दिया। तो शायद हम लोगों को इस पूरे जो हमारी जो जीवन पद्धति रही है भारत की, वह जीवन पद्धति बहुत अधिक इससे रही है कि हम लोग प्रकृति के साथ एक सह अस्तित्व बना करके रखते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक एक्ट बना है जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, जो मूलतः क्या किया है कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमने एक सिद्धांत बनाया कि उसको मारने नहीं देंगे, उसको छूने नहीं देंगे, उसको पकड़ने नहीं देंगे, और उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाए। वो मरा भी, बगरा, उसको स्पैरो को बगरा कहते हैं हम लोग। एक तो होता है बगेरी, पता नहीं कितने लोग बगेरी जानते हैं आप? हाँ, गुड, अच्छा है, लग रहा है मोस्ट भी आता आपने सब है, तो वो लोग बगेरी खूब, हाँ, तो बगेरी खाते हैं वो, बगरा नहीं खाते थे, लेकिन बगेरी के नाम पर सारा बगरा भी खा गए। कह करते बगेरी के नाम पर ये
मैं यह मानता हूं कि अगर किसी चीज का संरक्षण करना हो, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, उसको पालने की जरूरत है, उसको अपने नजदीक लाने की जरूरत है। हम लोग कहते थे यहाँ नीलगाय को कि नीलगाय को मार दीजिए। मैंने कहा कि नीलगाय को मारिए नहीं, नीलगाय को पालिए। नीलगाय को जिस रोज पालना शुरू कर दीजिएगा, उस रोज से वो उसका आतंक वो खत्म हो जाएगा। चूहे को पालिए, जितना जानवर है सभी पालिए, सभी आपको कुछ न कुछ देंगे ही। चूहा हो, नीलगाय हो, गौरैया हो, लालसर आता है बाहर से, लोग उसको खा जाते हैं। अब ठीक है, खाना पर आप रोक लगाइए ताकि वो संरक्षण ये हो। खाना पर रोक लगाना अलग चीज, लेकिन पालने पर रोक मत करें। पालेंगे तब शायद हम बढ़ाएंगे। आप जितना अधिक पाल सकिए पालने पर होना चाहिए। सांप को पालिए, सांप को तो मार देते हैं हम। मुझे तो बहुत दुख होता है कि सांप को हम लोग मारते हैं। सांप को अगर पालते, सांप का विष ही बिकता। सांप को पालिए, उसका विष बेचिए, विष से राजा हो जाइएगा। वो 15-20 करोड़ रुपए किलो बिकता है गलत का विष। ये जितने भी पता नहीं लोगों ने को पता है कि होगा कि नहीं होगा, मैं बताता हूँ कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो अदरवाइज लोगों को जानना चाहिए। जो ये होता है मधुमक्खी का पॉइजन 1 करोड़ रुपए किलो बिकता है। बिस्मिलाइटिस दवाई बनती है उससे। ये जो इसका होता है स्कॉर्पियन का जो विष होता है, सभी विष जितना भी विष है उसका बहुत बड़ा मार्केट है। हम लोग पता नहीं क्यों नहीं पालते हैं उसको।